हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मौर्य काल जो है वो समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे उसके बाद मौर्योत्तर काल। ये छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब बिल्कुल आपके VVI है। जैसे आपका ये देख रहे हैं कि यूपी PCS में पूछा गया है 2014 में, तो ये सारे क्वेश्चन PCS लेवल के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ स्ट्रेटो सेकंड जो है, इसने जो है आपका क्या किया था? तो ये शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो ये हिंद यवन शासक था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरशन एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगाथोक्लीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका अफगानिस्तान के एक खानम के अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पे वासुदेव यानी कृष्ण और शंकरशन का चित्र उकेरा गया है। मतलब सिक्के के दोनों साइड ये फिगर बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बिंबिसार है, गौतम बुद्ध, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका मिलिंद और प्रश्नजीत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन के जो अभिलेख हैं वहाँ से काव्य शैली का नमूना जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियाँ जो हैं वो वर्णित की गई है। और ये आपका कहाँ पे है? तो जूनागढ़ आपका गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बीना बेगार के किसके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम जो है इसने आपका सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ताम्र। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तरफ है आपका ये राजा जो है और ये किससे संबंधित है, किस वंश से? तो यहाँ देखिए ड्रेमेटियस। तो ये आपका किससे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके हिंद यूनानी। फिर आपका रुद्रदामन, तो ये हो जाएंगे आपके शक। फिर है आपका गोंडो फर्निज, तो ये हो जाएंगे आपके पल्लव। और फिर है आपका वीम, तो ये हो जाएंगे आपके कुषाण। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ओके फ्रेंड्स, यानी कुषाण जो थे उसने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यहाँ पे हो जाएगा कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा कनिष्क। जब कनिष्क थे राजा उस समय बुद्ध की जो है प्रतिमा जो है वो सिक्कों पे उकेरा गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिम कदफिसस जो है इन्होंने पहली बार जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिम कदफिसस। अभी आपने देखा था कि पहली बार या सर्वप्रथम तो इसने ही इस सिक्के को प्रचलित किया था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिम कदफिसस। एक ही क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल VVI हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्तिकेय। तो ये योद्धे का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसमें आपका मिलता है, जिसपे आपका कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 AD में इसका राज्याभिषेक हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो ये 78 ईस्वी में
आरंभ किया गया था? शक संवत। विक्रम एवं शक संवत संकेतों में कितना अंतर होता है, यानी कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तनुरूप है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये आपका 1931 जो है, ये बोल रहा है कि कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो वो होगा आपका 1931। नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर को कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। यहाँ पे अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और यहाँ पे आपका कंबन। तो इसको आपको बताना है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका C 1 और 2, यानी अश्वघोष और फिर आपका क्या हो जाएगा? वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन तीनों जो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, लेकिन पतंजलि जो थे वो आपके कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विशाखदत्त। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रौतक अभिलेख में नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो यहाँ पे आपका चरक और जीवक दोनों हो जाएगा। इन दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, चरक और जीवक दोनों ने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अयोध्या लेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो यहाँ हो जाएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो वो था आपका सातवाहन। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये था आपका सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो वो था पांचाऊ। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वो था आपका मौर्य वंश और कुषाण वंश। ओके फ्रेंड्स, यानी बी और सी दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों राजवंश की सीमाएं जो थी वो भारत के बाहर तक फैली थी, मौर्य और कुषाण। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह जो है वो कुषाण काल में प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित आपको पहचानना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कुषाण गंधार कला शैली। ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है आपका गलत है। जैसे यहाँ पे आपका मुगल, अजंता चित्रकारी, मराठा, पहाड़ी चित्र शैली, ये सब आपका क्या है? गलत है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कला की गंधार शैली निम्न समय फली फूली? तो अभी आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे हो जाएगा कुषाण के समय में। कुषाण के समय में जो है कला की गंधार शैली जो है वो फली फूली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका वंश दिया हुआ है और सही सुमेलित जो नहीं है वो पहचानना है। तो यहाँ पे सातवाहन जो है स्वर्ण, ये आपका गलत है। देखिए कुषाण जो है स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के चलाए थे, गुप्त जो है स्वर्ण एवं रजत, और यहाँ पे कलचुरी जो है यहाँ पे स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों, लेकिन सातवाहन जो है वो स्वर्ण जो दे रहा है ये गलत है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? तो ये सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए गंधार कला, तो गंधार कला जो है वो आपका किससे मैच कर जाएगा? कुषाण से। फिर आपका जूनागढ़ अभिलेख, तो ये हो जाएगा आपका रुद्रदमन फर्स्ट। मिलिंद पनेहो जो है वो आपका मीनांडर, और तक्षशिला लेख ये हो जाएगा आपका पतिक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो ये आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए।
ये आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए जो था, ये अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था, तो ये बामियान जो है इसीलिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधार। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो यहाँ पे भारतीय तथा यूनानी कला का ये मिश्रण है, भारत और यूनान का। नेक्स्ट है, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरती चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा डैरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो यहाँ पे आपका सातवाहन। अंध सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। चलिए, तो यहाँ पे आपका एक तरफ राजवंश है और एक तरफ क्या है? राजधानी। तो शुंग वंश की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। फिर आता है आपका सातवाहन, तो इसकी राजधानी हो जाएगी पैठन। फिर है आपका कादम्ब जिसका राजधानी हो जाएगा वनवासी, और चंदेल का हो जाएगा महोबा। नेक्स्ट है, यहाँ पे नीचे दो वक्तव्य दिए हैं और अभी कथन व दूसरे को कारण कहा गया। तो कथन एक है आपका ए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और दूसरा आपका बोल रहा है कारण जो है वो आर, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका सही आंसर है आपका ए तथा आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, मतलब ए और आर दोनों सही है। यानी सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य भाषाएं का विकास हुआ था, ये सही है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो पहचानना है, तो यानी सी, यानी भीतरी पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे नासिक गौतमी पुत्र ये सही है, हाथी गुफा खारवेल और गिरनार रुद्रदावन प्रथम ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भीतरी पुलकेशिन द्वितीय जो दिया है ये आपका बिल्कुल गलत है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इच्छावुक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये कथन हो गया। और कारण है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ए तो आपका जो है बिल्कुल सही है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो बोल रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये उसका कारण जो है ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, यानी ये सही है और आर गलत है, यानी राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाथी गुफा लेक के साथ, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो यहाँ पे जैन धर्म का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पे देख रहे हैं अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल। तो खारवेल जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके चेंदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो यहाँ देख रहे हैं महामेघा वंश, चेंदी वंश, सातवाहन, रठ भोज वंश, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बोल रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
ओके फ्रेंड्स, तो कलिंग के चिंदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। तो यहाँ पे जो खारवेल है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि खारवेल जो था महामेघ वंश, चिंदी वंश, तो दोनों हो जाएगा आंसर। तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट है हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यहाँ पे हो जाएगा खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये हो जाएगा विधि। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रंथ है, यानी पुस्तक है, और ये रोमन मिस्र बंदरगाहों में नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे उस जो नाविक था उसका कोई नाम पता नहीं है, तो इसलिए हम इतना जानते हैं कि वो अलेक्जेंड्रिया का था, लेकिन उस नाविक का नाम नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये आपका मौर्योत्तर काल जो था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा गुप्त वंश से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक